नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास चुनावी कार्यक्रम सत्ता का एमपीपीएल में। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। बड़ी बेसब्री से इसका इंतजार किया जा रहा था। अब 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को आएगा परिणाम, यानी दीपावली से पहले मध्य प्रदेश के नतीजे आ जाएंगे। प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। ये चुनाव मध्य प्रदेश की सियासत की नई दिशा तैयार करेंगे। इन चुनावों पर शिवराज सरकार का स्थायित्व भी टिका हुआ है। ये चुनाव बागी विधायकों का भविष्य भी तय करेगा। हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए हम 28 सीटों पर हो रहे चुनावी गणित को टटोलने की कोशिश करेंगे और जानेंगे इस चुनाव के मुद्दे और राजनीतिक दलों के क्या है दावे। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मंदसौर जिले में आने वाली विधानसभा सीट सुवासरा की। सुवासरा विधानसभा सीट की बात करें तो पिछले 2 चुनाव से ये सीट कांग्रेस के पास रही है। कांग्रेस के हरदीप सिंह डंक ने 2013 है और 2018 का विधानसभा चुनाव जीता। 52 वर्षीय हरदीप सिंह डंक ने छात्र जीवन से ही राजनीति की और इस क्षेत्र में जमीनी पकड़ मजबूत की। कांग्रेस सरकार गिराने में हरदीप सिंह डंक की भी अहम भूमिका रही है। यही कारण है कि जब बीजेपी की सरकार बनी तो उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। सत्ता का एमपीपीएल में आगे बढ़ने से पहले समझेंगे सुवासरा विधानसभा के सियासी गणित को। इस सीट पर कुल मतदाता 2,60,266, पुरुष मतदाता 1,33,305, महिला मतदाता 1,26,956। इस विधानसभा सीट पर पोरवाल समाज का दबदबा। 2018 विधानसभा चुनाव हरदीप सिंह डंक ने जीता। कांग्रेस की टिकट पर जीता चुनाव। डंक ने सिर्फ 352 मतों से जीत हासिल की थी। सुवासरा विधानसभा सीट कई मायनों में खास रही है। लगातार 2 चुनाव कांग्रेस ने यहां से जीते। इससे पहले सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। आइए अब हम बताते हैं इस सीट की क्या तासीर है। तफ्तीश के साथ आप देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला कृषि प्रधान जिला है। मंदसौर में ही जून 2017 में किसानों का बड़ा आंदोलन देखने को मिला था। किसानों के मुद्दे को लेकर इस जिला सियासत का केंद्र बिंदु भी रहा। इसी जिले की सीट है सुवासरा। सुवासरा कृषि प्रधान क्षेत्र है। यही कारण है कि किसानों से जुड़ी तमाम समस्याएं इस क्षेत्र में हैं। साथ ही कई समस्याओं से आम जनता को दो चार होना पड़ता है। 2013 और 2018 लगातार 2 चुनाव से कांग्रेस यहां जीतती आई है। वर्तमान में बीजेपी सरकार में मंत्री हरदीप सिंह डंक ने पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़कर अपना डंका बजाया, लेकिन जब प्रदेश में सत्ता पलटी तो डंक भी पलट गए और बीजेपी के साथ हो लिए। अब शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। डंक ने छात्र जीवन से राजनीति शुरू की और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यही कारण रहा कि जब तक वो कांग्रेस में रहे संगठन में अहम जिम्मेदारी निभाते रहे, लेकिन कांग्रेस सरकार में मंत्री नहीं बनने का मलाल लगातार उनको सताता रहा और बाद में उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर बीजेपी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई। डंक ने 2018 का विधानसभा चुनाव 350 के बहुत कम मार्जिन से जीता था। उन्होंने बीजेपी के राधेश्याम पाटीदार को पटखनी दी थी। पाटीदार को ही डंक ने 2013 के विधानसभा चुनाव में 7,000 मतों से हराया था। 2008 विधानसभा चुनाव में ये सीट बीजेपी के पास थी। राधेश्याम पाटीदार यहां से विधायक थे। चलिए अब एक नजर डालते हैं सुवासरा सीट की इन अहम बातों पर जिसके चलते ये सीट खास रही है। कई मायनों में रोचक साबित होगा सुवासरा का चुनाव। कांग्रेस के बागी हरदीप सिंह डंक सरकार में मंत्री, इस बार बीजेपी के उम्मीदवार डंक। कांग्रेस ने राकेश पाटीदार को बनाया अपना उम्मीदवार। मुकाबला रोचक और कड़ा होने की उम्मीद। 2008 में मंदसौर सुवासरा रेल लाइन का प्रस्ताव अभी तक अटका।
सुवासरा के किसान गेहूं और संतरे की खेती करते हैं। सुवासरा को फूड प्रोसेसिंग पार्क का लंबे समय से है इंतजार। जिस तरह पहले ही चर्चा की कि सुवासरा कृषि प्रधान क्षेत्र है, यही कारण है कि किसानों से जुड़ी तमाम समस्याएं यहाँ हैं। किसानों को अपनी फसल लेकर बाहर बेचने के लिए जाना पड़ता है, ये भी परेशानी का कारण है। इसके अलावा सड़क, बिजली, पानी और रोजगार जैसी समस्याएं यहाँ पर हैं। यहाँ गांधी सागर जैसा बड़ा जल स्रोत भी है, फिर भी लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। 2 साल के भीतर ही यहाँ की जनता एक बार फिर वोट करेगी। जनता क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर, किस आधार पर वो वोट करेगी और क्या है इस क्षेत्र की बड़ी समस्याएं। सुवासरा की कहानी, जनता की जुबान। मध्य प्रदेश में होने वाले 28 सीटों के उपचुनाव को लेकर न्यूज वर्ल्ड की टीम पहुंची इस वक्त सुवासरा विधानसभा की सीतामऊ में। आइए जानते हैं यहाँ पे क्या है जनता की राय, क्या है जनता का कहना, जनता के क्या मुद्दे होंगे जो प्रत्याशियों से वो मांग करेंगे। आइए जनता की राय जनता से जानते हैं। चुनाव होना है तो हमारे तो कमलनाथ जी अच्छे हैं, क्यों मुआवजा दिया उनने। बेरोजगारों का 6,000 भत्ता देंगे कांग्रेस सरकार ने, कमलनाथ ने कोई भत्ता वत्ता कुछ भी नहीं दिया। हम भी बेरोजगार है। कमलनाथ जी ने जो काम किए हैं उस हिसाब से, कमलनाथ जी के हिसाब से पार्टी को वोट मिलना चाहिए और उम्मीदवार भी सही होना चाहिए। हमारा तो एक ही चश्मा लगा भाजपा का, तो भाजपा के अलावा कुछ मतदान करने में असमर्थ हैं। और जो शिवराज जी ने रोड वगैरह के जो काम किए, विकास कार्य, बहुत अच्छा काम किया है। और रही हरदीप की बात, तो अच्छे वोटों जीतेंगे, ये हमारी उम्मीद। कमलनाथ सरकार ने 1.25 साल में बहुत ही अच्छे काम किए, जैसे भूमाफिया वाला किया, फिर किसानों को मुआवजा मिला, बिल्कुल सही। इसलिए कमलनाथ सरकार ही आना चाहिए। कमलनाथ जी की जो सरकार ने जो कार्य किए हैं वो वैधानिक किए हैं, अच्छे किए हैं। कमलनाथ जी ने जो गौशाला के लिए संकल्प लिया था वो पूरा किया है। कम से कम 1000 गौशालाएँ यहाँ जिले में बन चुकी हैं। मुआवजा भी हमें 25% ही मिला उस समय, जो कमलनाथ ने 100% की घोषणा करी थी और बिना सर्वे की करी थी, पर हमारे यहाँ तो 25% ही मिला और बाकी अभी तक नहीं मिला। दोनों पार्टी चुनाव मैदान में है, लेकिन इस चुनाव का मकसद क्या है? सबसे पहले तो ये बड़ा मकसद है कि ये चुनाव क्यों हो रहे हैं। जिस प्रकार से ये जो बिकाऊ विधायक बिके हैं और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार इन लोगों ने गिराई है, इसका जवाब जनता देगी। इस चुनाव में कमलनाथ जी के कार्यों से आम जनता और आम पब्लिक खुश है। कांग्रेस पार्टी के राकेश पाटीदार विजय होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पहले जीते हुए उम्मीदवार थे उन्होंने पार्टी चेंज कर ली, वो भाजपा में शामिल हो गए हैं, इसलिए उपचुनाव हो रहे हैं, वो इसलिए राकेश पाटीदार विजय होंगे। राकेश पाटीदार को जिताना है और उसी को जिताएं, कमलनाथ को भी वापस लाना है, तो उनने सब कर्जा माफ़ करे हैं और सरकार अच्छी चली है। देश में जो गुंडागिरी थी वो सब खत्म करी है। उपचुनाव के इस दौर में हमारी मांग यही रहेगी कि विगत कई वर्षों से मध्य प्रदेश में भर्तियों का अकाल पड़ा हुआ है, भर्तियां निकली नहीं है। वहीं खेल शिक्षक की भर्ती 2008 से आज तक नहीं निकली है। इन परिस्थितियों में यहाँ का युवा दोनों पार्टियों से त्रस्त है और इस त्रस्तता का कारण शायद दोनों पार्टियों को भुगतना पड़ सकता है। जो सरकार, जो उम्मीदवार किसानों की बात करता है, मैं उसके पक्ष में मतदान करूँगा। दोनों पार्टी सक्षम नहीं है, जो कि कांग्रेस ने भी किया था, कहा था कि 4000 हम देंगे युवाओं को कुछ नहीं मिल रहा है, कोई भी वैकेंसी नहीं है जिससे आगे का कुछ कर सके। युवा बेरोजगार घूम रहा है इधर से उधर, और कुछ इसके अलावा दोनों पार्टियां सक्षम नहीं है रोजगार देने के लिए। सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए, जो कि आज अपने क्षेत्र में सबसे गंभीर स्थिति है। स्वास्थ्य के मामले में भी क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और शिक्षा के मामले में भी क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। जो भी प्रत्याशी जीते वो सबसे पहले इस सीतामऊ का विकास करवाए। हमेशा सीतामऊ पिछड़ा हुआ रह रहा है इस विधानसभा क्षेत्र में, और ज़्यादातर गांव जो लगते हैं वो यही इसी सीतामऊ क्षेत्र में लगते हैं। और मेरे जो भी प्रत्याशी जीते उनसे यही है कि बेरोजगारों को भी रोज़गार मिले, व्यापारियों को भी जो लॉकडाउन लगा है उसका बेनिफिट मिले, और जो भी सरकार बने उनसे यही उम्मीद करते हैं। पूर्व में भी बेरोजगारों को लेकर सरकार की मांगे रही है, लेकिन आज दिन तक उस बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इसलिए हमारी सिर्फ यही मुद्दा है कि जो भी सरकार आए बेरोजगारी के मुद्दे को प्रमुखता से हल किया जाए।
सुवासरा की कहानी जनता की जुबानी हमने अभी सुनी। तमाम तरह की समस्याएं जिससे जनता को दो चार होना पड़ता है और जनता भी अपनी अपनी तरह से अपनी बात सामने रख रही है कि किस आधार पर वो वोट करेगी, किसको वोट वो करेगी, कैसा जनप्रतिनिधि उसका होना चाहिए। ये तमाम सारी चीज़ें हैं। चुनावी जंग है, जाहिर है तमाम तरह के वादे दावे प्रत्याशियों के यहाँ होंगे। अब दोनों ही दल बीजेपी कांग्रेस किसे आधार बनाकर वोट मांग रहे हैं या क्या कुछ विजन है इस क्षेत्र को लेकर, उनका ये भी हम आपको सुनवाते हैं। पूरी सुवासरा की सभी जनता से अपील करती हूँ कि आप विचारधारा को चुनें और विकास कार्य करने वाली उस पार्टी को चुनें जो कदम कदम पर आपके साथ हमेशा खड़ी रही, चाहे वो जन्म से पहले हो चाहे मृत्यु के बाद हो। हर समय हर विपरीत परिस्थितियों में अगर संबल प्रदान किया तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदान किया। उसका एक कार्यकर्ता हमेशा आपके साथ खड़ा रहा। तो सभी से ये निवेदन पुनः करती हूँ कि भारी मतों से यहाँ की भारतीय जनता पार्टी को सुवासरा विधानसभा से विजय बनाए। कमलनाथ जी ने जो 15 साल बनाम 15 महीने में जो कार्य किया है उसको क्षेत्र की जनता ने देखा है। चारों तरफ कमलनाथ जी की जय जयकार हो रही है। सबसे बड़ा नाम तो हमारे पास क्षेत्र में चुनाव के लिए कमलनाथ जी हैं और उसके बाद मुद्दे जो हमारे घोषणा पत्र में थे वो सारे मुद्दों को पूरा करने का संकल्प कमलनाथ जी का था। तो उसमें जो हमारी कर्ज माफी बाकी रही उसको कर्ज माफी को पूरी करेंगे। किसानों का मुआवजा बाकी रहा उस मुआवजे को पूरा करेंगे। जो कन्यादान की राशि 28 से 51 करी थी उसको बीजेपी सरकार ने वापस 28 कर दी, उसको वापस 51 करेंगे। जो बिजली के बिल इन्होंने वापस डबल कर दिए उनको वापस हाफ करेंगे। जो अभी इस सुवासरा विधानसभा में एक लघु उद्योग स्थापित कराने, फ्रूट प्रोसेसिंग पार्क, एक खाद का कारखाना लगवाने का जो कमलनाथ जी का सपना उसको पूरा करेंगे। तो हमारे साथ तो बहुत सारे मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर हम जाएंगे क्षेत्र में। जनता बहुत समझदार है। जिस तरीके से बातें 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी, जिस तरीके से उन्होंने वादे किए थे वो सभी गलत साबित हो रहे हैं। सिर्फ बातों से काम नहीं चलता है। आज हमारे देश का युवा बेरोजगार है। नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन आज नोटबंदी, कोरोना के महामारी को देखते हुए आज देश में कम से कम 12 करोड़ से ज़्यादा युवा बेरोजगार हैं। उन सबको मद्देनजर देखते हुए उपचुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को गहरा सदमा पहुंचने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। तो चुनावी जो जंग है वो साफ सुवासरा विधानसभा सीट पर दिख रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस विधानसभा में किस तरह चढ़ रहा है चुनावी रंग, क्या माहौल है इस सीट पर चुनाव का, इसी पर चर्चा करेंगे हमारे मंदसौर संवाददाता कमलेश मोदी से, जो हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। और चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है कमलेश, जाहिर सी बात है अब जो रंग है, जो सियासत है, जो प्रत्याशियों की ताकत है, जो दर दर या घर घर जनता के बीच जो प्रत्याशी हैं वो पहुंच रहे होंगे। किस तरह का रंग या किस तरह का माहौल आपने पूरा ये विधानसभा सुवासरा विधानसभा सीट को कवर किया है, किस तरह का रंग आपको यहाँ पर दिख रहा है चुनावी? जिस तरीके से सुवासरा विधानसभा में और पूरे प्रदेश में 28 सीटों पे उपचुनाव जो होना है वो सभी को पता है कि क्या कारण है, किस कारण जिससे वो 28 सीटों पे उपचुनाव होना है। बात की जाए सुवासरा विधानसभा की तो ये सुवासरा विधानसभा कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पे वर्तमान में जो विधायक थे हरदीप सिंह डंग, उन्होंने अपना पद छोड़कर उन्होंने इस्तीफा देकर वो विपक्ष में गए हुए हैं और उनको कैबिनेट मंत्री का इसका दर्जा मिला हुआ है। यहाँ पे बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो पिछले 2 विधानसभा चुनाव की बात की जाए, 13 विधानसभा 13 की बात की जाए, विधानसभा 28 की बात की जाए या 2008 के विधानसभा की बात की जाए, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मजबूत रही है। हालांकि 2008 के चुनाव में यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को 7,500 मतों से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं 2019 के चुनाव में 350 मतों से यहाँ पे जो है हरदीप सिंह डंग कांग्रेस के कैंडिडेट है, उनको यहाँ पे संतुष्ट होना पड़ा था 3.5 मतों से। और रही बात पूरे संसदीय क्षेत्र की, तो पूरा संसदीय क्षेत्र पे 7 विधानसभा में कांग्रेस बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली ये इस वक्त विधानसभा सुवासरा की जो है वो बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाली एक सीट है। कि हरदीप सिंह डंग की हम बात करें, उन्होंने लगातार 2 चुनाव जीते,
2013 विधानसभा में जब चुनाव हुए तो उन्होंने इसमें जीत हासिल की लगभग 7,000 वोटों से। दूसरी अगर हम बात करें 2018 विधानसभा के जब चुनाव हुए तो हरदीप सिंह डंग जीते जरूर, लेकिन मार्जिन बहुत कम था, लगभग 350 के आसपास का ये मार्जिन था उनकी जीत का। क्या अब बीजेपी, चूंकि हरदीप सिंह डंग बीजेपी की टिकट से लड़ रहे हैं और 2008 में बीजेपी के पास ये सीट थी, क्या माना जाए कि इस बार बीजेपी के पक्ष में माहौल दिख रहा है या फिर कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, या फिर मुद्दे क्या हैं? क्या यह भी मुद्दा है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि 2 साल के भीतर ही एक और चुनाव थोपा गया है, कहीं ना कहीं आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं, ये मुद्दा भी इस चुनाव में है, क्या कहेंगे? जी, मुद्दे तो जो बात की जाए मुद्दों की, तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के पास खिलाने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। जिस तरीके से कृषि के मामले के मुद्दे हो, किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे हो, बिजली हाफ के मुद्दे हो, बेरोजगारी कम करने के मुद्दे हो, और ऐसे बहुत सारे जो मुद्दे हैं जो कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के बीच जा रही है, कह रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि हमारे 15 साल का जो कार्यकाल था, 15 साल के कार्यकाल में शिवराज सिंह चौहान ने जो कार्य किए थे उसको देखते हुए, और हरदीप सिंह डंग का एक बड़ा आरोप लगाया था उन्होंने कि कमलनाथ जी उनको नहीं सुनते थे, उनकी नहीं सुनते थे, मगर उसलिए उन्होंने जो जनता है उस जनता के लिए उन्होंने पार्टी का जो अपना विधायक पद का है वो पद छोड़ के वो आज भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। निश्चित ही ये सीट जो है यहाँ पर भाजपा की काबिज सीट है। यहाँ पर भाजपा लंबे समय से रही है। इससे पहले यहाँ पे 2 बार पिछले चुनाव में देखा जाए तो यहाँ पे नानालाल पाटीदार जो बीजेपी के थे, तो उन्होंने एक बड़ी जीत यहाँ से हासिल करी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये सीट जो है भाजपा की है, मगर हरदीप सिंह डंग की लोकप्रियता और जो उनके विचार थे वो लोगों से कहीं न कहीं सहमत थे। इसके चलते हुए उनको पिछले 2 चुनाव में उनको जीत उनके यहाँ से मिली थी। मगर इस बार जो देखने वाली बात ये होगी कि कमलनाथ सरकार का 15 महीने का जो कार्यकाल रहा है, 15 महीने की सरकार के कार्यकाल में उन्होंने जो कार्य किए हैं, उन्होंने चाहे भू माफिया वाला कार्य हो, चाहे वो किसानों की ऋण माफी का मामला हो, बिजली हाफ का मामला हो, तो ऐसे कई मामले जो हैं जिसके चलते कांग्रेस पार्टी इस बार मैदान नहीं है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर क्या कमलेश, जिस तरह से हरदीप सिंह डंग 2 बार कांग्रेस की टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता, अब कांग्रेस को नए सिरे से इस विधानसभा सीट पर जमावट की गई। राकेश पाटीदार को जिस तरह से उम्मीदवार बनाया गया है, राकेश पाटीदार की अगर हम बात करें तो क्या कुछ गुणा गणित, क्या कुछ समीकरण है इनको लेकर कि कांग्रेस ने राकेश पाटीदार को ही चुना हरदीप सिंह डंग के सामने? हाँ जी, बिल्कुल आपका कहना सही है कि क्या कारण रहा है कि राकेश पाटीदार को इस बार टिकट दिया गया है। मगर जो पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी करते हुए आई थी कि जातिगत समीकरण, यहाँ पर जातिगत समीकरण की बात की जाए तो पाटीदार समाज और राजपूत समाज और एक कोरवाल समाज, यहाँ पे एक बाहुबली है, तो पाटीदार समाज की जो संख्या है वो कहीं न कहीं ज्यादा है। तो इस बार कांग्रेस पार्टी ने जातिगत को देखते हुए, जातिगत समीकरण को देखते हुए कहीं न कहीं इस बार पाटीदार समाज पे से कैंडिडेट को चुना है और इस बार मैदान में उतारा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी पूरी अपने दमखम, अपनी मजबूती से यहाँ पे चुनाव कैंपेनिंग में लगी हुई है। जिस तरीके से उनके चुनाव प्रचार हो रहे हैं, जिस तरीके से उनके मंडलम सेक्टर की बैठक हो रही है, चाहे उनके ब्लॉक स्तर की बैठक हो रही हो, तो उन बैठकों को लगातार वो पुलिस के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और राकेश पाटीदार जो कि युवा है, वो बात हमेशा युवाओं की करते हैं, किसानों की बात करते हैं। उनका सबसे बड़ी बात है, उनका ये कहना है कि मैं किसान पुत्र हूँ, और किसान पुत्र को उन्होंने, पार्टी ने जो मौका दिया है उस मौके पर वो कहीं खरा उतरने की बात कर रहे हैं। मगर ये तो आने वाला समय ही बताएगा। चलिए कमलेश, आखिर में एक सवाल है कि जिस तरह से कृषि बिल को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, जो कृषि के 3 बिल आए, राष्ट्रपति से भी मंजूर हो गए। अगर हम सुवासरा विधानसभा की सीट की बात करें, चूंकि मंदसौर और सुवासरा एक ऐसा क्षेत्र है कि किसानों का गढ़ है, कृषि प्रधान ये क्षेत्र है, और किसानों का एक बड़ा आंदोलन भी हमने 2017 में देखा। कृषि बिल आने के बाद इसका क्या असर देख रहे हैं, किसान इसको लेकर क्या कह रहे हैं, और इस बिल का फायदा क्या बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, या फिर कांग्रेस इस बिल को लेकर किस तरह से खिलाफत कर रही है? जी, बात की जाए कृषि विधेयक बिल की जो केंद्र सरकार ने पारित किया, जिस पर राष्ट्रपति जी ने मोहर लगा दी है, उस पर कहीं न कहीं यहाँ पे पहले भी एक किसान आंदोलन पहले भी हो चुका है। किसानों की नाराजगी पहले भी इसी चीज को देखते हुए उन्होंने जो नाराजगी थी, उनकी जो नाराजगी उन्होंने व्यक्त की थी, किसान आंदोलन 2017 में अपने मंदसौर जिले में देखा था, वो भी एक किसानों की वजह से था, उन्होंने मांगों को लेकर था।
एक बार फिर पुनः ये मुद्दा वापिस से पूरे प्रदेश में नहीं, देश में ही ये मुद्दा चल रहा है। मंदसौर सुवासरा विधानसभा की बात की जाए तो ये कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ पे किसानों का कहना है कि ये जो विधेयक जो बिल लाया है ये उनकी समझ से बाहर है। हालांकि अब इस चीज को उनको समझने में थोड़ी सी उनको देर लगेगी, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस जो बिल लेके आई है इसका वास्तविकता में उनको क्या फायदा मिलने वाला है, ये उनको अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। मगर फिलहाल बात की जाए कृषि विधेयक बिल की तो कहीं न कहीं किसानों में इस चीज को लेकर बिल्कुल नाराजगी है। पिछले 3 दिन से मंडियां बंद पड़ी हुई, किसानों को अपना अनाज बेचने में काफी दिक्कत आ रही है, तो कहीं न कहीं इस चीज को लेकर नाराजगी देखी गई। चलिए कमलेश, बहुत शुक्रिया। कमलेश मोदी हमारे संवाददाता, जिस तरह से सुवासरा सीट की क्या कुछ स्थितियां परिस्थितियां इस समय है, चूंकि चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है और जो जमावट है चुनाव की वो पहले से ही चल रही थी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, पूरी ताकत इस सीट पर झोंकी जा रही है। और शिवराज कैबिनेट के मंत्री हरदीप सिंह डंक का मुकाबला जिस तरह से कांग्रेस के राकेश पाटीदार से यहाँ पर अब होगा, तारीखें अब सामने आ चुकी है। जाहिर सी बात है ये तैयारियां और तेज़ी से सामने दिखेंगी और चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर अन्य दल जो इस समर में कूदे हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी तमाम तरह का चुनाव जो प्रचार प्रसार है वो देखने को मिलेगा। सुवासरा की जनता का आशीर्वाद किसके साथ होगा ये तो चुनाव के बाद उसके परिणाम बताएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ मुकाबला दिलचस्प और रोचक होने वाला है। सत्ता का MPPL की इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे रूबरू होंगे एक नई विधानसभा की चुनावी पड़ताल के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।